हेलो दोस्तों, ये मूवी देखना हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना खाना और सांस लेना जरूरी है। फोन की वजह से हमारी लाइफ किस हद तक खराब हो सकती है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस मूवी से मिल जाएंगे। फोन यूज करते समय हमारा एक गलत क्लिक और बूम, 1 सेकंड में लाइफ खत्म। सो प्लीज प्लीज एंड प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मूवी को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको रियलाइज होगा कि इस फोन की वजह से हमारे सर पर कितना बड़ा रिस्क मंडराता रहता है। कहानी की शुरुआत में हम लीनामी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे अपना फोन काफी प्यारा है। जब भी उसके पास फ्री टाइम होता है तो वो उसे अपने फोन पर स्पेंड करती है। ली एक स्टार्टअप कंपनी में काम करती है। वो बहुत मेहनत करती है और इवनिंग टाइम में वो अपने फादर के कैफे में उसकी हेल्प करती है। एक रात ली बस में अपने घर की तरफ जा रही थी। उसे नींद आ रही थी। नींद की वजह से उसका फोन बस में ही गिर जाता है। वो अपने फोन को भूल जाती है। उस फोन को कोई आदमी उठा लेता है और यहाँ सीन उसी आदमी की तरफ मुड़ता है। इसका नाम योंग है। योंग अकेला रहता है। योंग जब सुबह अपने घर पर ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी लीनामी के फोन पे उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। योंग इस कॉल को रिसीव करता है। वो एक वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप की मदद से लीनामी की फ्रेंड से बात करता है और उसे बताता है कि ये फोन खो चुका है और वो ये फोन वापस करना चाहता है। लीनामी की फ्रेंड उसे बताती है कि वो नामी से पूछकर उसे बताएगी कि वो फोन कहाँ पर वापस दे सकता है। नामी की फ्रेंड नामी के घर पे जाती है और उसकी बात उस लड़के यानी योंग से करवाती है। योंग नामी को बताता है कि वो उसका फोन एक रिपेयर शॉप पर रखेगा। वहाँ से नामी अपने फोन को ले सकती है। योंग अपने घर पर नामी के फोन को अनलॉक करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नामी के फोन का पासवर्ड नहीं पता था, इसीलिए वो फोन को अनलॉक नहीं कर पाता। पासवर्ड पता लगाने के लिए योंग नामी के फोन का स्क्रीन तोड़ देता है। कुछ देर बाद नामी योंग के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां सामने टेबल पर उसे अपना फोन दिख जाता है। उसके फोन का स्क्रीन टूट चुका था, इसीलिए वो रिपेयर करने के लिए फोन योंग के हाथ में देती है और इसी बहाने योंग नामी के फोन का पासवर्ड पता लगा लेता है। योंग कुछ देर में नामी के फोन को ठीक कर देता है और उसे ठीक करने के साथ साथ वो नामी के फोन को एक और फोन के साथ क्लोन कर देता है और उसका सारा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेता है। इसके अलावा वो नामी के फोन में एक स्पाईवेयर डाल देता है जिसकी मदद से वो अब आगे नामी को ट्रैक कर पाएगा। कुछ देर के बाद वो नामी को उसका फोन लौटा देता है। इस शॉप से निकलने के बाद नामी अपने फोन को फिर से यूज करना स्टार्ट करती है और उसकी हर एक एक्शन पर योंग अपने क्लोन किए हुए फोन से नजर रखता है। रात में योंग नामी के फादर के रेस्टोरेंट में आता है, जहां पर वो नामी से एक ड्रिंक मांगता है। बातों बातों में वो नामी को बताता है कि वो एक साइबर एक्सपर्ट है। वो इस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने के लिए आता है, यानी वो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। नामी उसे सब कुछ सर्व करती है। यहाँ सीन 2 पुलिस ऑफिसर्स वू जीमान और उसके असिस्टेंट किम जॉन की तरफ मुड़ता है। जिस जगह पर पुलिस को लाश मिली थी, यहाँ पर जीमान कुछ साल पहले अपने बेटे के साथ आया करता था और अब लाश मिलने के बाद जीमान को कुछ सबूत मिलते हैं जिनसे ये साफ हो रहा था कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि जीमान का बेटा है, क्योंकि वहां पर जीमान को अपने बेटे की कुछ इस्तेमाल की हुई चीजें मिली थी। हालांकि जीमान का बेटा 7 साल पहले अपने बाप यानी जीमान के घर से भाग गया था। इस बारे में जीमान अपने असिस्टेंट किम जॉन से बात करता है। किम जॉन उसे बताता है कि उसका बेटा इतना बुरा नहीं है, शायद वो गलत संगत में पड़ गया है। अब रात में जीमान अपने घर पे आता है। वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। आज रात में वो अपनी पत्नी का फोन चेक करता है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अभी भी उसके बेटे के साथ कांटेक्ट में है। वो अपने बेटे से लगातार बात करती है और बीच बीच में अपने बेटे को कुछ सामान भी भेजती है। ये बातें पता चलने के बाद जीमान पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों कहानियाँ आपको अलग अलग लग रही होंगी, लेकिन कहानी को अच्छे से समझने के लिए मैं इन्हें जोड़ देता हूँ। दरअसल जीमान का बेटा कोई और नहीं बल्कि योंग होता है।
जो अपने बाप का घर छोड़ने के बाद एक साइको किलर बन चुका है। वो अलग अलग लोगों के फोन्स को मैनिपुलेट करके उनकी लाइफ को खराब कर देता है, यानी उन्हें मार देता है। योंग नामी से पहले 7 लोगों को मार चुका है और उन्हीं 7 लोगों में से एक की लाश जीमान को उस जंगल में मिली थी और अब योंग नामी को मारने के चक्कर में था। योंग नामी के साथ क्लोन किए हुए फोन की मदद से नामी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जमा कर लेता है। उसके अकाउंट्स, उसके पासवर्ड्स, उसके कॉन्टैक्ट्स, उसकी कॉल हिस्ट्री, उसके मैसेजेस और उसके बैंक डिटेल्स, यानी कि वो उसके बारे में सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जमा करता है। योंग इस सारी इंफॉर्मेशन के नोट्स बनाता है ताकि आगे चलकर वो इस इंफॉर्मेशन की मदद से नामी की लाइफ को पूरी तरह खराब कर सके। लेकिन अभी तक नामी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। नामी एक दिन अपने ऑफिस में होती है, तभी उसके पास उसकी बॉस आती है। क्योंकि नामी अपना काम बहुत मेहनत से करती है, इसलिए नामी की बॉस उसे प्रमोशन देती है, यानी वो उसकी सैलरी बढ़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ योंग का पिता जीमान अपनी बीवी से बात करके अपने बेटे योंग के एड्रेस के बारे में पता लगा लेता है। वो योंग को किसी भी हाल में पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो मौका देखकर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जो उसने अपनी बीवी से पता लगाया था। वो उस कमरे में जाकर योंग के बारे में हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन निकालता है और वहां पर उसका शक कंफर्म हो जाता है कि जो लाश उसे जंगल में मिली थी उसका कत्ल उसके बेटे योंग ने किया था। और इसके अलावा उसका बेटा योंग और भी बहुत सारे लोगों को मार चुका है और आगे भी बहुत सारे लोगों को मारने वाला है। कुछ देर के बाद जब योंग अपने घर पे आता है तो उसे बाहर से ही पता चल जाता है कि कोई उसके घर के अंदर उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है। अब क्योंकि योंग बहुत ज्यादा चालाक और बहुत ज्यादा शातिर है, इसलिए वो जीमान को अपने कमरे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। जीमान जैसे ही उसके कमरे से बाहर आता है तो योंग अपने घर के अंदर जाकर इकट्ठा किए हुए सारे सबूतों को मिटा देता है और इस तरह से जीमान की योंग को पकड़ने की कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद योंग नामी के फादर के उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर वो नामी के फादर से मिलता है। वो उनके साथ बात करता है, लेकिन योंग के बिहेवियर से ही नामी के फादर को समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसीलिए रात में जब वो नामी के साथ अपने घर जा रहा था तभी वो नामी को योंग से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन ये सब कुछ योंग नामी के फोन के जरिए सुन रहा था और नामी और उसके फादर को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। योंग को नामी के फादर की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो नामी के फादर से बहुत गुस्सा हो जाता है। इसलिए रात में जब नामी का फादर अपने घर पे अकेला होता है तो वहाँ पर योंग आता है। योंग नामी के फादर को बंदी बना लेता है और उसे टॉर्चर करता है और यहाँ से योंग नामी की लाइफ को पूरी तरह से खराब करने की कसम खा लेता है। अगली सुबह जब नामी जागती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके बॉस के बारे में बहुत बुरी बातें लिखी हैं और इन बातों को उसकी बॉस ने भी देख लिया था। इससे नामी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो तुरंत अपने ऑफिस में पहुंच जाती है जहां पर उसकी बॉस उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो उसकी बेइज्जती करती है और उसे जॉब से निकाल देती है। नामी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। नामी अपने साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी ले जाती है। नामी की बेस्ट फ्रेंड पुलिस ऑफिसर से कहती है कि नामी का फोन किसी ने हैक कर लिया है, उसकी वजह से नामी को जॉब से भी निकाल दिया गया है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उल्टा वो उनसे सबूत लाने के लिए कहता है कि सच में नामी का फोन हैक है या नहीं। नामी वहां से निराश होकर वापस लौट जाती है। उसकी हर एक एक्शन पर अभी भी योंग नजर रख रहा था। वहीं दूसरी तरफ योंग ने अभी भी नामी के फादर को किडनैप करके रखा था। वो उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था। अब इतना सब कुछ होने के बाद नामी की फ्रेंड नामी को किसी साइबर एक्सपर्ट से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि योंग ने पहले ही नामी को बताया था कि वो एक साइबर एक्सपर्ट है। इसलिए नामी योंग को ही मिलने के लिए बुलाती है। नामी का फोन चेक करने के बाद योंग नामी को बताता है कि किसी ने उसके फोन में एक स्पाईवेयर डाल दिया था जिससे वो नामी को ट्रैक कर रहा था। योंग नामी के फोन को ठीक नहीं करता,
बल्कि वो नामी से झूठ बोलता है कि उसने नामी के फोन से स्पाईवेयर को निकाल दिया है। वो नामी को अकेले में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे फोन में ये स्पाईवेयर कोई भी डाल सकता है, इसमें तुम्हारी फ्रेंड या तुम्हारी फैमिली में से भी कोई हो सकता है। यानी वो नामी को अपनी फ्रेंड पर शक करने के लिए मजबूर करता है। योंग के जाने के बाद नामी अपनी फ्रेंड से मिलती है और इस बारे में वो अपनी फ्रेंड से बात करती है। नामी की बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि नामी उसी पर शक कर रही है। इस वजह से नामी और उसकी फ्रेंड के बीच झगड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जीमान अभी भी योंग के पीछे पड़ा हुआ था। जब वो योंग के घर में गया था तो उसे वहां से नामी के बारे में पता चला था, इसलिए अब वो नामी से मिलने आता है। वो नामी को अपना फोन साइड में रखने के लिए कहता है और नामी को उसके फोन से दूर ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह योंग ने उसके फोन को हैक करके उसकी जिंदगी को मैनिपुलेट किया है और वो उसकी जिंदगी को तबाह करना चाहता है। अब नामी को योंग की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसीलिए वो भी उसे पकड़ना चाहती थी। इसीलिए वो जीमान के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। जीमान उससे कहता है कि तुम ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें योंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसे मिलने के लिए बुलाओ। नामी जल्दी से योंग को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। योंग जल्दी से तैयार होकर थोड़ा मेकओवर करके नामी की बताई हुई लोकेशन पर उससे मिलने आता है। योंग को अभी जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब नामी और जीमान का बिछाया हुआ जाल है, लेकिन इससे पहले कि वो नामी के पास पहुंच पाता, जीमान उसके पास आ जाता है। लेकिन जैसे ही योंग उसे अपनी शक्ल दिखाता है तो जीमान उसे पहचान ही नहीं पाता। योंग ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो कोई और है। अब जीमान ने योंग को क्यों नहीं पहचाना, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर योंग जीमान पर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी वजह से आम पब्लिक को बहुत सफर करना पड़ता है, और अब जीमान की वजह से योंग को नामी से मिले बिना ही वापस जाना पड़ता है। लेकिन अब उसके जाने के बाद नामी अपना सिम निकालकर अपने पुराने फोन में लगाती है। जीमान और उसका असिस्टेंट नामी को उसके डैड के घर पे ड्रॉप करते हैं और उसे होशियार रहने के लिए कहते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें खतरा लगे तो तुम मुझे मैसेज करना। जीमान और उसका असिस्टेंट वहां से चले जाते हैं और नामी अपने डैड के घर में आ जाती है, जहां पर उसे योंग मिलता है और अब योंग नामी को भी बंदी बना लेता है। योंग जब पहली बार नामी के घर पे आया था तो उसने पहले से ही नामी के दूसरे फोन को भी हैक करके रखा था, जिस वजह से उसे नामी के प्लान के बारे में सब कुछ पता था। और अब वो नामी से जबरदस्ती जीमान को मैसेज करवाता है कि वो बिल्कुल सेफ है। इसके बाद योंग नामी को उसके फादर के पास ले जाता है और उसी से अपने फादर के हाथ पैर बंधवाता है। यानी वो नामी से ही अपने फादर को मारने के लिए कहता है। और एक बेटी के लिए अपने पिता को मारना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा हम सभी को है। नामी अपने पिता के हाथ पैर बांधकर उसे बाथटब में डाल देती है, जिसके बाद योंग नामी के हाथ पैर भी बांध देता है और उसे भी उसी बाथटब में डाल देता है। अब योंग आखिरी बार नामी की एक फोटो खींचता है और उसे अपने फोन पे वॉलपेपर लगाता है। अब वो नामी और उसके पिता को बाथटब में मरने के लिए छोड़कर हॉल में आराम से बैठ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जीमान और उसका असिस्टेंट पहुँच जाते हैं और वो दोनों योंग को गिरफ्तार कर लेते हैं। जीमान उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि तुम योंग नहीं हो, मेरा बेटा कोई और है, लेकिन तुम उसकी आइडेंटिटी कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। और यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा राज रिवील होता है कि वो लड़का जो योंग की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा था वो सच में योंग नहीं है, बल्कि सबसे पहले उसने जीमान के बेटे योंग को ही मारा था और तब से वो उसकी आइडेंटिटी इस्तेमाल करके बाकी लोगों को मार रहा था। अपने बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद जीमान पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस नकली योंग को नहीं मार पाता। अब तक जीमान के असिस्टेंट ने नामी और उसके फादर को भी बाथटब से निकाल लिया था। नामी जीमान और नकली योंग की बातें सुन रही थी। उसे नकली योंग पर बहुत गुस्सा आता है। जीमान उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। इसलिए नामी उस हॉल में आती है
वो जीमान के हाथ से उसकी पिस्टल छीनकर उस नकली योंग को मार देती है। इस तरह से नामी उससे अपना और बाकी मरे हुए 7 लोगों का बदला लेती है। इसके बाद नामी अपने फादर के गले लगकर बहुत रोती है और कुछ दिनों के बाद शौक से निकलकर नामी फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड टेक केयर।